मिसकैरेज एंड इनफर्टिलिटी दोनों में है। कश्मीरियों में स्पेशली इनफर्टिलिटी क्यों इतनी ज्यादा राइज पे है? द मेन रीजन आई वुड से लेट मैरिजेस। ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कश्मीर में ज्यादा हो गई। पढ़ाई अच्छी बात है, पढ़ाई हमने भी की है, पढ़ाई आप लोगों ने भी की है, लेकिन पढ़ाई की वजह से 30s में शादी करना ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसके लिए। इट्स एन इम्पॉर्टेंट कॉज। सो आप पढ़ाई भी करें लेकिन शादी भी सही टाइम पे करें, फैमिली भी सही टाइम पे बनाएं, क्योंकि औरत का एक हिसाब अल्लाह ताला ने रखा है। 30 साल तक की उम्र तक उसके जो ओवा है वो हेल्दी भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, ठीक है, और ज्यादा भी होते हैं आप कह सकते हैं। 30 साल के बाद वो डिक्लाइनिंग फेज में चले जाते हैं। मर्द का ये हिसाब नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मर्द में इनफर्टिलिटी नहीं हो सकती है। मर्द में 40% केसेस में मर्द ही एक कॉज होता है, 50% औरत होती है और 10% इडियोपैथिक कॉजेज होते हैं। वेट गेन, लाइफस्टाइल, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इनफर्टिलिटी के, जो ट्रीटेबल भी हैं। मुलेरियन एजेनेसिस, बाकी सारे मसले वो लेटर ऑन आ जाते हैं, उनके लिए हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। लेकिन जैसे कि पीसीओएस, ये एक अलार्मिंग रेट पे कश्मीर में बहुत ज्यादा हो गया। मतलब आए दिन अगर 20 पेशेंट्स देखूंगी उसमें से 15 पेशेंट्स पीसीओएस के होंगे, लिटरली। अनमैरिड, मैरिड दोनों, छोटी छोटी बच्चियां भी। इसमें मेन रीजन रहता है हमारा खाने पीने का स्टाइल। हम अब जो स्टिक ऑन सिर्फ मोबाइल के साथ रहते हैं, पहले हम गेम्स खेला करते थे स्कूल में, हमारा जितना हम खाते थे वो वर्कआउट में खत्म भी हो जाता था, हम खत्म भी कर लेते थे, हमारा बर्नआउट भी हो जाता था। अब या तो हम मोबाइल पे चिपके होते हैं या फिर पढ़ाई कर रहे होते हैं और ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर कर रहे होते हैं जंक फूड। वो एक मेन रीजन है जो हमारे हार्मोन्स के लिए बिल्कुल सही नहीं है। औरत की या लड़की में जब एक हार्मोनल इम्बैलेंस होती है उसमें एन ओव्यूलेशन होता है, यानी कि ओव्यूलेट नहीं कर पाती है। मैं पीसीओएस की बात कर रही हूँ। तो जब वो ओव्यूलेट नहीं करेगी, जब अंडे नहीं बनेंगे तो कंसीव कैसे करेगी? हाँ, पीरियड्स होंगे, ये एक मिसकंसेप्शन है, पीरियड्स हो रहे हैं तो वो माँ बन सकती है। पीरियड्स तो एनओव्यूलेटरी भी होते हैं। Ovulatory periods are responsible for your pregnancy, and if you don't ovulate, you cannot be pregnant. PCOS के साथ बाकी सारे फैक्टर्स लाइक एंडोक्राइन फैक्टर्स भी रहते हैं, थायराइड एबनॉर्मलिटीज, luteal phase defect, और there are many more reasons in a female and male both. Right now I'm talking about females more. So it's not that males don't face infertility. Males में भी बहुत ज्यादा है, and males का ईगो भी बहुत ज्यादा है क्योंकि वो सेमेन एनालिसिस नहीं करवाते, जो मैंने बहुत ज्यादा फेस किया है। फीमेल को अपनी बीवी को ट्रीटमेंट के लिए ले आएंगे, लेकिन मेल को अगर मैं एडवाइस करूंगी कि आप सेमेन एनालिसिस करें, he will deny, he won't do it, he feels कि he's okay. So females के मामले में there are a lot of factors, cervical factors, ovarian factors, tubal factors, endometrial factors, pelvic factors. cervical से शुरू करें तो cervicitis, cervical adhesions, जो भी इन्फेक्शन, ये एक मेजर रीजन रहेगा। हम यूट्रस की तरफ आए तो फाइब्रॉइड्स, डिफेक्टिव एंडोमेट्रियम, ये रहेगा रीजन। ट्यूब की तरफ जाए तो ट्यूबल फैक्टर्स, ट्यूब्स का मसला, इन्फेक्शन इन ट्यूब्स। वो ओवरी की तरफ आए तो पीसीओएस का जो आपने बोला भी बहुत ज्यादा इस पे है, तो एनोव्यूलेटरी फैक्टर्स। पेल्विस की तरफ जाए तो एडिजन्स, एंडोमेट्रियोसिस, ये सारे फैक्टर्स ऑल टुगेदर फीमेल बेचारी को थोड़ा सा ये कर देते हैं। देखिए, जंक फूड हर एक हिसाब से गलत है। हमें लगेगा कि सिर्फ लड़कियों के लिए या प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, ऑल ओवर हेल्थ के लिए ये एक गलत चीज है। इट्स बेटर कि हम घर का ही खाएं, घर में ही पकाएं, वो बेटर रहेगा, जो कि आप जंक फूड। दूसरी बात, एक जंक फूड होता है, एक रेस्टोरेंट फूड होता है। आपने बाहर से रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया, उसका भी आपको नहीं पता है कि वो कितना साफ क्या बना है, किस टाइप का तेल यूज किया गया है। जंक फूड का पैकेजिंग एंड ऑल दैट टुगेदर, डायक्सिन्स, एवरीथिंग, इट लीड्स टू पुअर फीमेल हेल्थ, इवन मेल हेल्थ। आप ये सोच, मैं बार बार इस पे स्ट्रेस दे रही हूँ कि सिर्फ औरत रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, मर्द अगर खाएगा तो डेफिनेटली उसे भी। समझ लीजिए, जंक फूड एक किस्म का वही काम करता है जो सिगरेट आप मर्दों के लिए काम करता है। जेनेटिक्स का रोल मिसकैरेज एंड इनफर्टिलिटी दोनों में है। मिसकैरेजेस में आप सोचिए, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउंड 75% मिसकैरेजेस विद इन 16 वीक्स एंड अराउंड 80% विद इन 16 वीक्स। एंड वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज ऐसी होती हैं कि अगर वो बच्चा पैदा हो जाए, ना ही माँ बाप संभाल पाएंगे, ना ही वो खुद संभाल पाएगा वो बच्चा। तो ये अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रखा है कि अर्ली अबॉर्शंस गसान तिम आसान अल्लाह ताला हिसाब नहीं थे तिमन क्रोमोसोमल ये मासा। बाकी फैक्टर्स जो आते हैं उसमें भी एंडोक्राइन, जेनेटिकल फैक्टर्स तो मैंने आपको बता ही दिया। एंडोक्राइन फैक्टर्स आते हैं या बाकी एनाटॉमिकल फैक्टर्स आते हैं।
या जीन्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि कभी कभी कुछ फीमेल्स में होता है, आप देखेंगे फैमिली में ही प्रीमैच्योर मेनोपॉज, अर्ली मेनोपॉज हो जाता है, दे गेट देयर मेनोपॉज बिफोर 40, एक्चुअली वी कॉल इट प्रीमैच्योर। कभी कभी 35 की एज पे भी मुझे पेशेंट्स आए हैं जिनका ये हुआ है। ओवरियन रिजर्व वॉल्यूम लो रहता है किसी किसी फीमेल का, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, लेकिन वो भी ट्रीटेबल है। सबसे एक इंपॉर्टेंट बात, ये एक मेरी रिक्वेस्ट है कि ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स इतने ना यूज किए जाए, इतने साइकिल्स ना खाए जाए कि फिर उस पेशेंट में बेचारी में कोई ओवरियन रिजर्व वॉल्यूम बचे ही ना। क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं 6 to 10 साइकिल्स ऑफ ओआईडीज, आई डोंट नो व्हाई। एक लिमिट होती है ओआईडीज, जब एक हम एडवाइस करते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं, 3 साइकिल्स के बाद वी हैव टू चेक सम अदर फैक्टर्स आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर इनफर्टिलिटी। तो उसके बाद हम वो टेस्ट करते हैं, अगर हमें लगता है कि उनमें कोई प्रॉब्लम है, वो ठीक वो चीज, वो कमी रेक्टिफाई करने के बाद हम आगे के 3 साइकिल्स देते हैं। सो ये जो हर एक आजकल ओआईडीज देता है, जो इवन इस लाइन से नहीं होता है, वो भी देता है विदाउट मॉनिटरिंग द पेशेंट, वो गलत बात है।